हाँ, तो आज हम लोग बात करते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होती है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो जैसे आप बहू का नियम दिया हुआ है कि आप बहू का नियम किसे कहते हैं, तो इसमें क्या बताएंगे कि आप बहू जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, अर्थात तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही क्या कहलाता है, आप बहू का नियम कहलाता है। इसमें तत्वों को उनके किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। तो हाव भाव का नियम सीधे से बता दो कि सिंपल से, ये हाव भाव जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, अर्थात तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही क्या कहलाता है, हाव भाव का नियम कहलाता है। इसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। अब देखो बढ़ते हुए क्रम, अब देखो 1H, इसका यहाँ पर बात की जाए कि ये जो 1H1 इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पर एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है। और ये नीचे दिया हुआ ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास का मतलब ये क्या है, परमाणु भार। भार, जब भार की वेट की बात की जाए तो वेट कहाँ होता है, सर पर, और परमाणु भार कहाँ हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा फिर। तो इससे परमाणु भार ऊपर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, परमाणु भार। और ये नीचे वाला क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक है, क्या है, परमाणु क्रमांक। तो ये परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, तो हम जब भी फैक्टर करेंगे तो इस परमाणु क्रमांक का करेंगे। जब भी क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो परमाणु क्रमांक को स्टार्ट करेंगे परमाणु क्रमांक से। अब जैसे यानी इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1123 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने हो गए, 6 4 10, अभी कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है 11 बनाने के लिए। तो क्या लिखेंगे, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, अब 3s1 कर देंगे। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही लिख कर दिखा देंगे, जैसे Mg हो गया 24 हो गया, है ना। जैसे Mg हो गया, मैग्नीशियम 12 24 हो गया, सल्फर 16 32 हो गया, कैल्शियम हो गया 20 40 हो गया, क्लोरीन हो गया 17 35.5 हो गया। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स के दिखा देंगे। और अगर इसका फिगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर इसका 1s 2s का एक ग्राफ बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, तो एक वीडियो में बताया भी गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, जैसे हुंड का नियम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हुंड का नियम किसे कहते हैं। तो हुंड के नियम में क्या बताया जाएगा कि वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हुंड था। क्या था, हुंड। तो वैज्ञानिक हुंड ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसमें प्रत्येक कक्षक प्रत्येक कक्षक में संभवतः एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पश्चात डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, जब वो बॉक्स बनते हैं तो उन कक्षाओं में कितने बॉक्स बनते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे उनको इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षक में कितने हैं। तो कक्षाओं की बात की जाए तो इसमें कक्षाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। यस पी डी एफ होती हैं। यस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी में कितना होता है, 6 होता है। डी में कितना होता है, डी में तुम्हारा 8 हो जाएगा ये, और 10 हो जाएगा यहाँ पर, और एफ में हो जाएगा तुम्हारा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर यस में कितना हो गया, 2 हो गया, और पी में कितना हो गया, 6 हो गया, और डी में कितना हो गया, 10, और एफ में कितना हो गया, 14। अब इसका हाफ कर दो तो इसमें ब्लॉक कितने बनाए जाते हैं, जो बॉक्स बनाने होते हैं। तो कैसे, अब इसको 2 इक्के 2 2 3 6 2 पंचे 10 2 सत्ते 14। तो पहले एक बॉक्स बनता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को बॉक्स में फिल करने के लिए ये बनाते हैं। फिर इसमें कितना बनता है, 3 बॉक्स बनते हैं। इसमें 5 बॉक्स बनते हैं, 5 बॉक्स बनते हैं। इसमें कितने, टोटल 7 बॉक्स बनते हैं। तो सबसे पहले बताया क्या गया कि अगर इन बॉक्सों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जैसे हमको भरना है
2p6 का 3s1 भरना है। तो 3s1 भरने का मतलब क्या है कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो यस ब्लॉक में है, तो यस में एक बॉक्स रहता है, तो ऐसे एक बॉक्स बना देंगे और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को पॉइंट वाइज भी दिखाया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है डाटा की तरीके से। तो यहाँ पर का एंटी क्लॉक वाइज ही ये चलता है सिस्टम इसका। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या दिया गया है कि जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन कहता है सभी, हुंड का नियम क्या कहता है कि वैज्ञानिक हुंड ने इस नियम के अनुसार यह प्रतिपादन किया कि इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है एक एक सभी बॉक्सों में भरा जाता है, उसके बाद दूसरे डबल डबल इलेक्ट्रॉनों को भरना प्रारंभ करते हैं। तो यही नियम क्या कहलाता है, हुंड का नियम कहलाता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो हाइजेन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। तो इसमें क्या बताया गया कि इस नियम के अनुसार किसी गतिशील कण की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। अर्थात किसी गतिशील कण है कोई, जैसे यहाँ पर कण दिया हुआ है, तो इसके एक गतिशीलता का निर्धारण करना संभव नहीं है इतनी जल्दी कि सीधे से निर्धारण कर दिया जाए। ये देखो दिया हुआ है, तो ये फिगर दिया हुआ है, ये नाभिक दिख रहा है यहाँ पर बीच में, तो ये नाभिक है। और इस तरीके से दूसरा भी ये पॉइंट्स दिख रहा है, नाभिक है। और इसके जो बाहर ये चारों तरफ टहल रही है इलेक्ट्रॉन मेघ है, इसी को इलेक्ट्रॉन मेघ मेघ कहते हैं। ये भी जो है इलेक्ट्रॉन मेघ को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या बताएंगे, यदि डेल्टा एक्स किसी कण की स्थिति निर्धारण की अनिश्चितता हो। डेल्टा एक्स क्या हो, किसी कण की स्थिति मतलब कितने कण इसमें हैं उसको किससे लिखेंगे, डेल्टा एक्स से निर्धारण हो। और डेल्टा पी इसके संवेग, द्रव्यमान गुणित वेग बराबर क्या होता है, संवेग होता है। तो डेल्टा पी उसके संवेग के निर्धारण की अनिश्चितता हो, तो इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल वाई, अर्थात डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये लिख सकते हैं, जहाँ एच की जगह पर एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻27 वर्ग सेकंड होती है। ये इसके बाद देखो, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का वर्णन कीजिए कहता है। तो पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो इसमें क्या बताओगे, किसी भी परमाणु के एक ही कक्षक में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में किसी भी परमाणु के जो मान होंगे, किसके यन यल यम यन के जो मान हैं ये यस के, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी समान नहीं होंगे, एक ही जैसे अलग अलग होंगे। अर्थात एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये एस की वैल्यू जो दी हुई है +1/2, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज -1/2 होता है। तो इसमें क्या बताना, किसी भी परमाणु के एक ही कक्षक में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि यन यल तथा यम के मान समान होंगे तो अवश्य ही यस अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होंगे। अर्थात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, विपरीत इलेक्ट्रॉनों को। क्लॉकवाइज है तो +1/2 आ गया, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 आ गया। तो इसको डाटा के तरीके से इसको देखो कैसे फिल करके दिखाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन भरा गया, फिर इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा गया, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विपरीत चक्रण वाले। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह नियम कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है। मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन एक ही, यस में कितना बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। अब देखो क्वांटम नंबर क्या है, इसके सभी प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो क्वांटम नंबर क्या है, तो इसको देखो, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति आदि की जानकारी के लिए जिन 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक के चारों ओर, जैसे यहाँ पर था इसके नाभिक के चारों ओर
पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, इसके जो चारों ओर पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व हो उसके नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसकी ऊर्जा की स्थिति आदि की जो जानकारी ली जाती है, तो उनको जिन चार नियतांकों की आवश्यकता होती है, उसकी जानकारी को लेने के लिए जिन चार नियतांकों की आवश्यकता होती है उन्हें ही क्वांटम नंबर कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हिंदी में हो गए, इंग्लिश में हिंदी में क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या, और इंग्लिश में क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। मुख्य हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो पहला दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या कर सकते हैं कि इसके जगह पर क्या हम बता सकते हैं कि यह क्वांटम नंबर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा की जानकारी देता है। जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यह क्या करता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है तथा ऊर्जा की जानकारी देता है। यह क्वांटम संख्या दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, मतलब दिखाता है कि ये किस कोष में है। कि उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो KLM ये दिया हुआ है, इसके बाद n और 0 1 2 इसकी ये वैल्यू दिया हुआ है कि प्रथम कक्षक में ऐसे नाभिक बना हुआ है एक, तो इसके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चारों तरफ से इस तरीके से क्या चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित हो रहे होंगे। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यह क्वांटम संख्या दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन किसी कोष की किस उपकोष में है, मतलब ये उपकोष को प्रदर्शित करता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको प्रदर्शित करता है, उपकोष को प्रदर्शित करता है। कहता है इलेक्ट्रॉन किसी की किस उपकोष में है। n के लिए इसके मान क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 और n-1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद देखो अब कहता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बताएंगे कि यह क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के त्रिविम अभिविन्यास को दर्शाती है। यह किसको दर्शाती है, नाभिक के चारों ओर जो त्रिम विन्यास अर्थात थ्री डायमेंशनल के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहे थे फिगर के अकॉर्डिंग, तो उसको दर्शाती है। पता है यह क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के त्रिविम अभिविन्यास को दर्शाती है। यह क्वांटम संख्या दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष के किस कक्षक में उपस्थित है। अर्थात जैसे किसी यल के लिए यल बराबर 0 यम बराबर 0, तो यल बराबर क्या आ जाएगा 1, तो यम बराबर -1 0 + 1। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, यल यम यन ओ, यहाँ पर ये बॉक्स लिए जाते हैं। जैसे इसमें भरना है, यहाँ पर 3 यस पी दिया हुआ है, पी की वैल्यू है पी दिया हुआ है P3, पी में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पी में कितने बॉक्स बनते हैं, 3 बॉक्स बनते हैं। तो पहले में इसमें क्या लिखेंगे, एक में लिखेंगे +1 फिर 0 फिर -1। यदि इसी तरीके से 5 बॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 और एक 5, तो बीच वाले में 0 भर देंगे और इधर वाले में -1 -2 आ गया, इधर +1 +2 आ जाएगा। बस ये क्या होगा कि इसको इधर रख लेंगे, इसको इधर रख लेंगे, माइनस प्लस का अंतर हो सकता है, बाकी जैसा बनाओगे वो भी ठीक रहेगा। तो पहले एक एक लिस्ट में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये जो नंबर दिए हुए हैं ये m की वैल्यू है, ये जो नंबर दिए रहते हैं ये m की वैल्यू होती है। और यहाँ पर जैसे बोला गया कि 3s2, तो यहाँ पर n की वैल्यू बात की जाए तो यहाँ पर ये जो 3 दिया हुआ ये n की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का फिल करेंगे। अब 2 भरने इलेक्ट्रॉन, जैसे एस ब्लॉक में तो 2, अगर नीचे को जाएगा तो किस में लिखेंगे, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और ऊपर को इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा प्लस का, और नीचे की ओर है एरो तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद रखते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर में क्या कहता है, यह क्वांटम संख्या परमाणु में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का निर्धारण करती है। यदि यस बराबर इसकी वैल्यू कितनी हो, +1/2 हो, तो सामान्यतया इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
y2 और यदि s बराबर -1/2 है तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इतना याद रखना। अब कहते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की व्याख्या कीजिए। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहाँ से भी शुरू कर कहीं से भी शुरू कर सब प्रत्येक कहीं। न्यूलैंड का अष्टक नियम का मतलब क्या है कि कहीं से भी जब क्या किया जाए, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो कहीं से भी गिनेंगे तो उन पर क्या होगा, शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करेंगे। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या है, यदि हम आवर्त सारणी में जाते हैं तो जाने तत्वों को देखते हैं तो तत्वों को देखने पर यह पता चलता है कि जो पहला तत्व होगा वह 8वें तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व यन लिथियम से आरंभ कर 8वें तत्व सोडियम Na के गुण लिथियम से समान है, इस तरीके से। और इसके बाद ये यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे होगे आप कि वैद्युत संयोजी यौगिक तथा सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। तो वैद्युत सहसंयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक ये लिख लीजिएगा, ये भी पूछ लेता है पेपर में। तो ये यौगिक कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं, ये यौगिक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से बनते हैं। ये यदि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉनों को देने से बनते हैं, स्थानांतरण से बनते हैं, और ये साझेदारी से बनते हैं मतलब शेयर करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों की, और ये एक ही जगह पर स्थित रहते हैं। इनमें परमाणु आयन के रूप में रहते हैं, अतः ये विद्युत चालक होते हैं। इसमें परमाणु आयन के रूप में रहते हैं और विद्युत के कैसे होते हैं, चालक होते हैं। और सहसंयोजी यौगिक कैसे होते हैं, ये यौगिक अणु के रूप में रहते हैं और विद्युत चालक नहीं होते हैं। इसमें देखो, इनमें ध्रुवीय बंध होता है और इनमें अध्रुवीय बंध होता है। ये यौगिक जल में विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ये यौगिक जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इन यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि यह शीघ्र वाष्पित नहीं होते हैं। इन यौगिकों के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि ये वाष्पशील होते हैं। VSEPR थ्योरी जो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत से, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इसका एक अच्छे से असाइनमेंट की तरीके से, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।